देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज एंड इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो आज इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर किसी भी क्लास के लिए जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंटरेस्टेड हैं उनको न्यूक्लियर चार्ज और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, पहला प्रश्न उठता है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशों की संख्या ही जो होती है उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्या? किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशों की संख्या को ही हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब ये परमाणु में धनावेशित आवेशों की संख्या जैसे मैंने कहा, तो ये धनावेशित आवेश कौन होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो परमाणु होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वन इज इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, and another is proton which is positively charged ion, and another is neutron। ठीक है, that is there is no charge present on neutron। ठीक है, तो जो परमाणु है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। एक प्रोटॉन पर 1 यूनिट का धनावेश होता है और 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट का ऋणावेश होता है। और किसी परमाणु में न्यूट्रल स्टेट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, अर्थात जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। तो जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि धनावेशित चार्ज और ऋणावेशित चार्ज की संख्या आपस में बराबर होती है और वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो परमाणु होता है वो चार्ज आयन से बना है, लेकिन उन चार्ज आयन की संख्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो आपस में बराबर है और वो एक दूसरे से अपोजिट हैं। ठीक है, इसलिए जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता है। ठीक है, तो जो परमाणु होता है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे ये परमाणु है। ठीक है, तो परमाणु का एक केंद्र होता है। ठीक है, एक केंद्र होता है और केंद्र को हम नाभिक कहते हैं या फिर न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज़ें जो होती हैं वो एक साथ यहाँ पर इकट्ठा होती हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और बाहरी भाग जो होता है परमाणु का उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो इन सेल में जो है इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से चक्कर लगाता रहता है इस नाभिक के चारों तरफ। तो परमाणु में ये परमाणु है। ठीक है, ये क्या है? एटम है। ठीक है, तो ये एटम है और एटम में न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है, इसलिए जो परमाणु होता है या एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपस में बराबर होती है। क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, इसलिए ये जो परमाणु होता है ये न्यूट्रल स्टेट में, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ना किया हो तो ऐसी स्थिति में जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशों की संख्या ही उस परमाणु का न्यूक्लियर चार्ज कहलाती है। ठीक है, या फिर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन अ एटम इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ दैट एटम। ठीक है, और वो पॉजिटिवली चार्ज होता क्या है? वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु का या उस एटम का न्यूक्लियर चार्ज कहलाती है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ एक परमाणु है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज बताओ। तो देखो परमाणु का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो ये जो एटॉमिक नंबर 17 है, जितना ये नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी। ठीक है, तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है, तो जो ये परमाणु क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, अर्थात क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? Np बराबर 17। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, ठीक, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है,
तो जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी परमाणु का उतना ही उसमें प्रोटॉन होंगे, और जितना प्रोटॉन होंगे उतना ही उस परमाणु का न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अ एटम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ एटम इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ दैट एटम। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन बी कैलकुलेटेड with the help of the atomic number of that atom, because the atomic number of an atom is equal to the number of proton present in that atom। ठीक है, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी परमाणु का न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहते हैं, किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहते हैं, तो आप ये पता कर लीजिए कि उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतना ही उसमें न्यूक्लियर चार्ज माना जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जैसे मैंने ये लिख रखा है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। न्यूक्लियर चार्ज टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, Np+। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर Np+ नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इन अ एटम इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ दैट एटम। ठीक है, डिनोटेड बाय Z। न्यूक्लियर चार्ज को Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये प्रोटॉनों की संख्या को भी Z से ही डिनोट किया जाता है, और प्रोटॉन की संख्या जो होती है यही हमें बताती है कि न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन अ एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इन अ एटम इज प्रोटॉन। ठीक है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड द व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज एट अ एटम। ठीक है, तो ये चीज़ जैसे मैंने कहा कि जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितना होगा, 11 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, इसका मतलब इसका जो Z है, ठीक है, वो क्या होगा, इसका Z कितना होगा, Z को हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका Z कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है तो इसका Z कितना होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी 11 ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है यही क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। तो इसका मतलब क्लोरीन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है, 17 है। ठीक है, Z बराबर 17। अब मैं बात करता हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। न्यूक्लियर चार्ज में कोई जादू नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज में बस इतना ही ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं उस परमाणु का। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, प्रोटॉनों की संख्या जो ज्ञात की जाती है वो ज्ञात की जाती है एटॉमिक नंबर से। किसी परमाणु का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें मौजूद रहेगा, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना ही उसका न्यूक्लियर चार्ज माना जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये न्यूक्लियर चार्ज से अलग है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये कह रहा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाई एन इलेक्ट्रॉन in a multi-electron atom is called as the effective nuclear charge denoted by Z effective। ठीक है, जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, मतलब जो एक्चुअल चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज में से कोई इलेक्ट्रॉन, टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से कोई इलेक्ट्रॉन जितना एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज महसूस कर रहा है उस एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने आप यहाँ पर हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको 100 रुपया दे दिया। कितना दिया, 100 रुपया। ठीक, मैंने तो आपको 100 रुपया दे दिया, लेकिन आपको 100 नहीं मिला, 80 मिला। तो 80 क्यों मिला, 20 जो बीच में हैं वो लोग खा लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको 80 ही मिला है। ठीक है, तो ये जो 80 जो वैल्यू है ये कुल मिलाकर इफेक्टिव वैल्यू है। ठीक है, अब इसको मैं अगर न्यूक्लियर चार्ज मान लूँ कि ये 100 न्यूक्लियर चार्ज है, 100 न्यूक्लियर चार्ज मैं आप पर आरोपित कर रहा हूँ, लेकिन आप पर महसूस कितना हो रहा है, केवल 80। 20 कहाँ जा रहा है, 20 का न्यूक्लियर चार्ज जो है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कंट्रोल कर रहे हैं। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज आप पर कितना, एक्चुअली आप पर कितना लग रहा है, तो वो 80 लग रहा है। तो यही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 100 है। ठीक है, लेकिन इसको कितने का आकर्षण महसूस हो रहा है, केवल 80 का महसूस हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके लिए ये है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो परमाणु में अलग अलग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, क्या ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज
एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा वास्तव में महसूस किया गया, ठीक है, वास्तव में महसूस किया गया टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। और टर्म इफेक्टिव इज यूज, टर्म इफेक्टिव इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सील्ड करते हैं न्यूक्लियस को। इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सील्ड द न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट फुल न्यूक्लियर चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस बाय द आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर नाभिक है, ठीक है, तो ये इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए इस पर चार्ज जो है वो 100 है, तो 100 यूनिट से ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, ठीक है। लेकिन जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है 100 यूनिट का चार्ज यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, ये सील्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, सील्डिंग करते हैं। तो इसका जो 100 यूनिट का चार्ज है वो 100 यूनिट का चार्ज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, मात्र 70 यूनिट के आसपास तक ही चार्ज जो है ये यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन सील्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो सील्डिंग इफेक्ट के कारण, ठीक है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के सील्डिंग इफेक्ट के कारण टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग पाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस जो इस पर टोटल न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होता है, ठीक है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा होता है, ठीक है, उसको हम इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, क्योंकि अंदर वाले ऑर्बिटल की सील्डिंग के कारण, ठीक है, जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज है वो प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और प्रभावित किस प्रकार से हो जाता है, जैसे 100 था तो 70 ही लग पाता है। तो जो 70 लग रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब होता कुछ ऐसा है कि इसको मैं आगे आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये आपका नाभिक है, क्या है ये आपका नाभिक है, ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है और ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। और नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है या न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, इस न्यूक्लियस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये मान लीजिए इसका टोटल न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 100 यूनिट है। कितना, 100 यूनिट का है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 100 है, ठीक है। तो ये जो नाभिक है, ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, कितने फोर्स से खींचेगा, 100 यूनिट से खींचने की कोशिश करेगा। तो जो नाभिक का बल है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो नाभिक है उसका बल किधर होगा, इधर की ओर होगा। कितना यूनिट होगा, 100 यूनिट होगा। कितना होगा, 100 यूनिट का फोर्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला उस पर इधर की तरफ लगा रहा होगा। कौन, ये नाभिक, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, देखो ये वाला सेल मैंने यहाँ बना दिया और ये वाला सेल मैंने यहाँ बना दिया। तो अब होगा क्या, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं इन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ फेंकेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेलेंगे, ठीक है, वो अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन होता है। तो अगर ये नाभिक जो है ये 100 यूनिट फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको प्रतिकर्षित करके मान लीजिए 10 यूनिट का फोर्स बाहर की तरफ लगा रहे हैं। कितना यूनिट का फोर्स, 10 यूनिट का फोर्स, मात्र देखिए यहाँ तक 10 यूनिट का फोर्स ये जो है इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ लगा रहे हैं। ये किसका फोर्स है, न्यूक्लियस का, ठीक है, न्यूक्लियस का फोर्स है, ठीक है। और ये किसका फोर्स है, बाहर की तरफ किसका फोर्स है, इनर इलेक्ट्रॉनों का। किसका है, इनर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इनर इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है वो बाहर वाले सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो 100 यूनिट का फोर्स इधर है और 10 यूनिट का फोर्स इधर है। तो टोटल इस इलेक्ट्रॉन पर इधर की तरफ कितना फोर्स लागू होगा, तो देखिए 100 - 10, ठीक है, क्योंकि
ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 90 यूनिट। कितना, 90 यूनिट। तो एक्चुअल में इसका चार्ज कितना है, न्यूक्लियस का एक्चुअल चार्ज 100 यूनिट, सॉरी न्यूक्लियस का टोटल चार्ज कितना है, 100 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल में इसके द्वारा महसूस किया गया चार्ज कितना है, तो आपने देखा कितना, 90 यूनिट। तो ये जो 90 यूनिट है इसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को जेड से डिनोट करते हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड इफेक्टिव से। किससे, जेड इफेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज ये चीज़, तो एक्चुअल में महसूस कितना किया गया, 10, ठीक है। जैसे बीच में आप बंधे हो, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे बीच में आप हैं, ठीक है, इधर की ओर 3 लोग आपको बांध दिए हैं एक रस्सी में, ठीक है, और तीनों लोग मिलकर इधर की तरफ आपको खींच रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ खींच रहे हैं। एक 5 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है, एक 5 न्यूटन लगा रहा है, एक 3 न्यूटन लगा रहा है, और एक 8 न्यूटन लगा रहा है। कितना न्यूटन लगा रहा है, 8 न्यूटन, ठीक है। तो कुल मिलाकर इधर की तरफ आपको कितना फोर्स लग रहा है, टोटल देखिए कितना, देखिए 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, 8 न्यूटन, 5 3 8 8 16 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। कितना, 16 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। मान लीजिए आपको इधर से मैंने बांध दिया, ठीक है, और 2 लोगों को रस्सी पकड़ा दी, 2 लोगों को, ठीक है। एक 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर, और एक 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर, ठीक है। तो इधर की तरफ टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, इधर की तरफ टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो 3 2 5 न्यूटन। कितना, 5 न्यूटन, ठीक। तो बताओ, इधर 5 न्यूटन बल लागू है, ठीक है, और इधर जो है 16 न्यूटन का फोर्स लागू है, ठीक है। तो अब बताओ, जो आप यहाँ पर हैं, ठीक है, जो रस्सी में बंधे हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर की तरफ या फिर इधर की तरफ। तो जाहिर सी बात है, जिधर बल ज़्यादा होगा उधर की तरफ डिस्प्लेस होंगे आप, ठीक है। तो इधर 16 न्यूटन है, इधर 5 न्यूटन है, तो इधर बल का जो मान है वो ज़्यादा है, तो आप इधर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव किधर का फोर्स है बताइए, इधर का फोर्स या फिर इधर का फोर्स। तो टोटल जो है इधर का फोर्स इफेक्टिव है, ठीक है, इधर का फोर्स जो है इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका टोटल कितना है बताइए, इसका टोटल 16 न्यूटन है जो इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। जैसे ये नाभिक जो है इसका टोटल 100 है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चीज़ है, ठीक है। तो 100 यूनिट से ये जो नाभिक है इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीच में रोड़ा पैदा कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये लोग जो हैं ये इसको इधर की तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जैसे 16 न्यूटन का फोर्स लगा के आपको कोई इधर खींच रहा है, और 5 न्यूटन का फोर्स लगा के कोई इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स किधर होगा, नेट फोर्स तो इधर होगा, क्योंकि इधर 16 न्यूटन लग रहा है और इधर 5 न्यूटन लग रहा है। तो देखिए आप इधर की तरफ डिस्प्लेस होंगे, और कितने फोर्स के साथ डिस्प्लेस होंगे, देखिए 16 इधर एग्जैक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि 5 इधर भी लागू है, ठीक है। तो कितना लगेगा, 16 - 5, तो बराबर 11 न्यूटन फोर्स जो है, कितना न्यूटन, 11 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो आपके ऊपर ये लोग लगा तो 16 रहे हैं, लेकिन लग कितना रहा है, लग रहा है 11। क्यों 11 लग रहा है, क्योंकि 5 जो है वो इसके अपोजिट में लग रहा है, ठीक है। तो 5 जो है इसके 5 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। 5 यूनिट फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में है इसके, तो 16 के 5 यूनिट फोर्स को ये 5 यूनिट फोर्स कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कितना, 11 यूनिट फोर्स। तो कुल मिला के 11 यूनिट ही इस पर कार्यरत होगा। तो कहने का मतलब इसका इफेक्टिवली कितना फोर्स इस पर कार्यरत है इस तरह डिस्प्लेस करने के लिए, तो उत्तर है 11। कितना, 11। तो टोटल कितना है, 16, मतलब टोटल न्यूक्लियर चार्ज 16 है, लेकिन लग कितना रहा है, 11। तो इस 11 को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो ये 16 है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये जो नाभिक है इस पर 100 यूनिट का चार्ज है, अर्थात इसका न्यूक्लियर चार्ज 100 है, लेकिन लग कितना रहा है, लग रहा है 90 यूनिट। क्यों 90 यूनिट लग रहा है, क्योंकि 100 यूनिट का फोर्स इधर कार्यरत है, और जो बीच में इलेक्ट्रॉन है वो इसको धकेल रहे हैं बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, वो 10 यूनिट का है, ठीक है।
और जो नाभिक इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है वो कितना है 100 यूनिट का। ठीक है, कितना लगा रहा है 100 यूनिट का। तो देखो 100 यूनिट से ये इधर खींचना चाह रहा है, लेकिन 10 यूनिट इधर लग रहा है, अर्थात कुल मिलाकर कितना लगेगा, इसके 100 में से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 90 यूनिट। ठीक है, तो मात्र 90 यूनिट फोर्स ही इस पर लग रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है वो 90 है, क्योंकि इसका रियल चार्ज तो भाई 100 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में महसूस कितना हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, तो वो महसूस हो रहा है 90 यूनिट का। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इस पर भी आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की गणना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके द्वारा अपनी तरफ खींचे जाएंगे। मान लीजिए वो 100 यूनिट की फोर्स से इसको अपनी तरफ खींच रहा है, कितने से 100 यूनिट के फोर्स से इधर खींच रहा है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है ये 5 यूनिट का फोर्स इधर लगा रहे हैं, कितना 5 यूनिट का फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितना बचेगा 95 यूनिट ही ये महसूस कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल कितना महसूस कर रहा है 95 यूनिट। ठीक है, कितना महसूस कर रहा है 95 यूनिट। तो कहने का मतलब इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसके लिए वो कितना है 95 यूनिट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ सकते हैं। एक्चुअल में कितना महसूस कर रहा है, क्या 100 महसूस करेगा, तो 100 महसूस नहीं करेगा। क्यों महसूस नहीं करेगा, क्योंकि जब ये 100 फोर्स इस पर लगाएगा तो अंदर 100 फोर्स जो है ये इधर की तरफ लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको रिपल करेंगे, कुछ ना कुछ फोर्स इधर लगाएंगे, तो जितना फोर्स लगा के इसको बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है टोटल में से नेगलेक्ट हो जाएगा, तो कुछ बचेगा ना, टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से कुछ बचेगा, वही क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, और जो ये रिपल्सन है, ठीक है, इस रिपल्सन को हम क्या कह देते हैं, स्क्रीनिंग। क्या कह देते हैं, स्क्रीनिंग कह देते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग। ठीक है, जो ये रिपल्सन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसकी स्क्रीनिंग वैल्यू कितनी आई, मान लीजिए जो ये रिपल्सन करने की वैल्यू जो है वो 10 यूनिट आई, तो इस 10 यूनिट को हम क्या मान लेते हैं, सिग्मा। इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, सिग्मा। ठीक है, स्क्रीनिंग को हम सिग्मा कहते हैं। ठीक है, अब ये एक कॉन्सेप्ट आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो वो कुछ यही चीज़ है। ठीक है, जैसे जो ये नाभिक है, नाभिक बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को या फिर बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर आने से रोकते हैं। कौन, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। कैसे रोकते हैं, रिपल्सन से। तो ये घटना क्या कहलाती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाती है। ठीक है, और कितना रिपल्सन रियल में दे रही है उसको हम सिग्मा कहते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसकी गणना जो है अगर हम कर ले जाएं तो रियल में इस पर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग, तो जैसे ये आपका नाभिक है, ठीक, और ये इनर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका चार्ज मान लीजिए 10 है, कितना है, मान लीजिए 15 है, 15 है। ठीक है, तो ये 15 यूनिट के चार्ज से इसको, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन बीच वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेंगे, अंदर नहीं आने देंगे, वो बाहर की तरफ कुछ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, रिपल्सन करेंगे इसके साथ। तो ये जैसे 15 यूनिट का चार्ज इस पर अप्लाई करेगा, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले, ये कम से कम 2 यूनिट का चार्ज, कितना, 2 यूनिट का चार्ज जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो ये जो 2 यूनिट का जो रिपल्सन आ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा। ठीक है, तो इस पर कितना लग रहा है टोटल, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कितना लग रहा है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है। ठीक है, मतलब जेड इफेक्टिव कितना है। ठीक है, ये बराबर होगा टोटल न्यूक्लियर चार्ज जैसे 15 है, ठीक है, जेड, ठीक है, ये कितना है 15, ठीक है, और माइनस ये रिपल्सन कितना कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है 2 यूनिट का। ठीक है, उसको सिग्मा कहते हैं, 2 यूनिट का। ठीक है, तो देखिए जेड इफेक्टिव मतलब इस पर कितना लगेगा, टोटल इसका जितना चार्ज है उसमें से इसके रिपल्सन की वैल्यू मतलब सिग्मा की वैल्यू घटा देनी है। ठीक है, तो इसका टोटल चार्ज जैसे 15 है और रिपल्सन अपोजिट डायरेक्शन में 2 है, तो 15 में से 2 अगर घटा दीजिए तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल एक्चुअल चार्ज ये कितना फील कर रहा है, 13,
और ये जो 13 है यही इसके लिए क्या है, जेड इफेक्टिव है। क्या है, जेड इफेक्टिव है। तो इस प्रकार से आप जेड इफेक्टिव की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव की गणना जो है वो एस और पी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, अलग फार्मूले से की जाती है, और डी और एफ ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, ये अलग से की जाती है। ठीक है, इसके लिए जेड इफेक्टिव जो है अलग फार्मूले से निकालते हैं, और इसके लिए जेड इफेक्टिव अलग फार्मूले से निकालते हैं। ठीक है, दोनों ऑर्बिट मतलब जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए स्क्रीनिंग टोटल न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए हम अलग फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और जो डी और एफ ऑर्बिटल है इसके लिए जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए हम अलग फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है S2 होता है। पी ऑर्बिटल जो होता है इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है P6 होता है। और डी ऑर्बिटल जो है इसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसका कॉन्फ़िगरेशन D10 होता है। कितना होता है, D10 होता है। और इसी प्रकार से जो एफ ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल, ठीक है, एफ ऑर्बिटल का जो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की क्षमता है वो 14 है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 14, F14। ठीक है, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे ये चीज़ मान लीजिए एस ऑर्बिटल में, ठीक है, एस ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, रिपल्सन ही निकालना है। उस रिपल्सन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें यही करते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड निकालने के लिए जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है, ये फार्मूला याद रखेंगे, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से जो रिपल्सन की वैल्यू है अंदर वाले ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वो घटा देनी है, वही क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सिग्मा जो कैलकुलेट किया जाता है, ये सिग्मा जो कैलकुलेट किया जाता है ये मदद करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेशन में। ठीक है, क्योंकि जैसे ये नाभिक है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक का टोटल चार्ज जो है ये मान लीजिए जेड है, और जो ये रिपल्सन कर रहे हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ये कितना है, सिग्मा है। तो जेड का जो लगने का डायरेक्शन होता है वो इधर होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींचेगा। और सिग्मा का जो डायरेक्शन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के कारण सिग्मा का डायरेक्शन इधर की तरफ है। ठीक है, तो टोटल ये जो है इसमें से अगर हम इसको घटा दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इस पर कितना लग रहा है। ठीक है, तो टोटल इस पर जो लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव। इसीलिए हम जेड इफेक्टिव को निकालने के लिए हमेशा फार्मूला क्या यूज करते हैं, जेड मतलब न्यूक्लियर चार्ज माइनस रिपल्सन की वैल्यू मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये फार्मूला जो है ये स्लेटर ने दिया था। ठीक है, तो स्लेटर की मदद से हम एस ऑर्बिटल में या फिर पी ऑर्बिटल में या फिर डी ऑर्बिटल में या एफ ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की गणना कर सकते हैं। सबसे पहले जेड तो हमें पता रहता है ना, बस हमें सिग्मा कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना होता है, सिग्मा। तो ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है सिग्मा जो कैलकुलेशन है एस और पी के लिए सेम रूल है और डी और एफ के लिए सेम रूल है। ठीक है, तो इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप फार्मूला याद कर लें। ठीक है, सिग्मा फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एस और पी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला है। ठीक है, तो सिग्मा फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। सिग्मा बराबर क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन एस और पी ऑर्बिटल में है और उसके लिए अगर आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। सिग्मा बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल -1। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब NH सेल में कितने हैं उनमें से एक कम कर दो। ठीक है, जैसे NH सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हैं तो एक कम कर दो 7। ठीक है, गुणे 0.35 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1 सेल। ठीक है, गुणे 0.85 प्लस
रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1, ठीक है। इसको ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, जैसे आपको 3p6 के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3p6, अब p में चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कोई भी हो, सबके लिए सिग्मा जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो अब 3p6 के लिए निकालना है, तो आप कैसे इसको लिखोगे? सबसे पहले लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। तो ये चीज़, अब देखो आपको इसके लिए सिग्मा निकालना है, ठीक है। किसके लिए? इसके लिए निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो ये कौन सी सेल है? सबसे बाहर वाली जो सेल होती है 3s3p ना, ये सबसे बाहर वाली है। उसके बाद में 2s2p है, ये अंदर वाली है, और ये और अंदर वाली है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे बाहर वाली जो सेल है, इसके लिए n बराबर क्या है? 3 है, ठीक। तो जो सबसे बाहर वाली सेल होती है उसको n कहते हैं, ठीक है। तो n बराबर 3, और इसके लिए देखो, इसके लिए कितना है? 2 है। देखो n यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर n से 1 कम है। n तो 3 था ना, लेकिन यहाँ पर 1 कम है, इसका मतलब n-1 है, यहाँ पर n-1 है, ठीक है। बराबर कितना? 2, और ये बाकी जो है ये बची हुई सेल है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो सबसे बाहर वाली सेल है उसको n कहते हैं, उससे जस्ट अंदर वाली को n-1 कहते हैं, ठीक है, और उससे जस्ट अंदर वाली को n-2 कहते हैं, इस प्रकार से। तो इसमें फार्मूला क्या यूज करना है? p के लिए अगर निकाल रहे हैं सिग्मा, ठीक है, ये फार्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। सिग्मा बराबर 3p6 के लिए निकालना है ना। तो देखो आउटर जो इसमें क्या कह रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल -1। तो nth सेल तो ये है ना, ये दोनों है, 3s और 3p, ठीक है। तो ये nth सेल है। तो nth सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 में से 1 कम करके लिखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल -1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल 8 है और -1, तो कितना हो जाएगा? 8 - 1, और गुणे कितना करना है? 0.35, ठीक, और फिर प्लस है, ठीक है। अब अगला क्या है? अगला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल, ठीक है। तो n-1 सेल तो ये है ना, ये बाहर वाली तो 3 है, अब उसके अंदर कौन है? 2, ठीक है। तो ये n-1 सेल है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 6 और 2 8 हैं, कितने हैं? 8, ठीक। और गुणे कितना करना है? 0.85, और फिर क्या कह रहा है? प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1। तो अब इसके बाद में रेस्ट इलेक्ट्रॉन तो 2 है ना, तो प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन 2 गुणे क्या करना है? 1 करना है, ठीक। तो अब देख लो मैंने क्या किया है, जैसे P जो सबसेल होता है, S और P जो सबसेल होता है, उसके लिए अगर आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। सिग्मा बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल -1, ठीक है, गुणे 0.35, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल गुणे 0.85, प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1, ठीक है। तो मैंने वही किया है। मैंने कहा 3p6 के लिए सिग्मा क्या होगा? 3p6 के लिए सिग्मा बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे निकालोगे? फार्मूला यूज करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, ठीक है, -1। तो देखो जैसे 3p6 है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 3p6 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर nth सेल तो ये है ना, तो इसके लिए क्या करना है? p में है ना, तो p के लिए सिग्मा निकालना है। तो यहाँ पर क्या फार्मूला यूज करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल -1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल कितने हैं? 6 और 2 8, तो 8 में से 1 कम करना है, क्योंकि यहाँ एक माइनस है, ठीक है, गुणे 0.85, तो 0.35 मैंने लिख दिया, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल। तो जो n सेल है उसके अंदर वाली को n-1 कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर वाली को n-1 कहते हैं। तो ये जो सेल है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं, और गुणे कितना करना है? 0.85, तो 0.85 कर दिया, प्लस क्या है? रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1। तो इसके बाद में ये 1 आ गया ना, ये n-1 है और n-2 है, तो n-1 तक ही फार्मूला लगाना है, उसके बाद में सबको रेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लेना है। तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, तो 2 है ना, 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। यहाँ देखिए इसके बाद में ये 2 इलेक्ट्रॉन रेस्ट है ना, तो इनको हमने लिख दिया 2 और गुणे 1। तो इस प्रकार से इसको हम अगर हल करें तो कितना मिलेगा? देखिए
7 गुणे 0.35 प्लस, ठीक है, 8 गुणे 0.85, 8 गुणे 0.85, ठीक, प्लस 2 गुणे 1 बराबर 2, ठीक है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए। तो देखिए अगर 7 को हम 3.35 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, 8 को अगर इससे गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, प्लस 2, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लें, ठीक है, तो मिलेगा यहाँ पर कैलकुलेट जब करेंगे तो 11.25, ठीक है। तो सिग्मा यहाँ से कैलकुलेट हुआ, ठीक है। 3p6 में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3p में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके लिए जो सिग्मा है वो कितना होगा, 11.25, ठीक है। अब ये 3.6 है, ये 3p6 है, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। मान लीजिए यही है जो एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन 3p6 तक है, तो टोटल उसका प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, ठीक है। तो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो ये 18 क्या है, 18 जो है वो छोड़ो, मैं बस ये सिग्मा कैलकुलेट करना आया कि नहीं आया, ठीक है, ये चीज़। तो सिग्मा हमने कैलकुलेट किया, यस और पी के लिए ये फार्मूला यूज करके सिग्मा कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि सोडियम, ठीक है, सोडियम 11 के 3s1, ठीक है, इसके लिए सिग्मा कैलकुलेट करो। इसके लिए क्या कैलकुलेट करो, सिग्मा, और क्या निकालो, जेड इफेक्टिव, ठीक है, और क्या निकालो, जेड। 3 चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है, ठीक है। सोडियम जो है 11, ठीक है, इसके लिए आप सिग्मा कैलकुलेट करो और जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करो, जेड कैलकुलेट करो, किसके लिए, 3s1 के लिए, ठीक है। 3s1 पर टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना लगेगा, ये चीज़। जेड तो क्लियर सी बात है, जो एटॉमिक नंबर है वही जेड है, तो जेड कितना है, 11 है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए जेड इफेक्टिव कितना होगा, तो टोटल जेड कितना है, जेड 11 है माइनस सिग्मा, ठीक है, यही होगा। तो अब क्वेश्चन है कि सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे 3s1 के लिए। तो 3s1 के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले सोडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप इस पर कितना सिग्मा लग रहा है वही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा कितना होगा आप जान गए हैं कि ये कौन सा सेल है, n, सबसे बाहर वाला 3 ना, और 3 के अंदर ये है, तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, n-1, और ये क्या है, ये है n-2, और n-2 से मतलब है नहीं, इसको हम क्या मान लेते हैं, रेस्ट सेल, ठीक है। तो अब इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वेरी इजी, आप फार्मूला जानते हैं, सिग्मा फॉर एस के लिए, एस के लिए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल -1, ठीक है, गुणे 0.35 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल, ठीक है, गुणे 0.85 प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1, यही तो देखो सिग्मा जो है ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल -1, तो n सेल कौन है, ये यही है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल -1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल कितना है, 1, ठीक है, कितना है 1, और -1 होगा, ठीक है, गुणे 0.35, ठीक, प्लस अब आगे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
n-1 सेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल कितने हैं? 2 और 6 8। तो आप लिखो यहाँ पर 8 गुणे, अब क्या है 0.85, तो 0.85 प्लस, ठीक है, रेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद जो है ये ही तो रेस्ट है, क्योंकि ये 1 आ गया ना, 2 के बाद 1 आ गया, 3n था, 2 n-1 है और 1 क्या है? रेस्ट है, ठीक है। तो ये कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखो और गुणे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है? रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1, तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है और 2 के आगे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा? आगे ये तो 0 हो जाएगा, देखो 1 - 1 0, और 0 को किसी संख्या में गुणा कर दिया जाएगा तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी? 0 प्लस, अब देखो 8 गुणे 0.85, ठीक है, कितना होगा? 8 पंचे 40 के 0, और 8 अठाई 64 और 4 68, ठीक है। और दशमलव कितना अंक बाद लगाना है? 2, तो लगा दिया, ठीक है, और प्लस 2, तो ये कितना आया? 6 2 8 और 0.80 कितना आया? 8.80। तो ये सिग्मा बराबर कितना आया? 8.80, ठीक है, इतना आया सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जेड इफेक्टिव के लिए इट इम्प्लाइज 11 - 8.80, तो बराबर कितना आएगा? घटाओ, यहाँ पर देख लीजिए 11.00 में से कितना घटाना है? 8.80, ठीक है, कितना आएगा? 0, फिर 2 नहीं घट रहा है, ये उधार लेगा तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा? 2 आएगा, ठीक है, कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये 2 आएगा, ठीक है। तो 2.20, तो कितना मिला? 2.20, ये क्या है? जेड इफेक्टिव। किसके लिए? 3s1 के लिए जेड इफेक्टिव है। ये जो 3s1 देख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर चार्ज तो 11 है, लेकिन एक्चुअल चार्ज इस पर कितना है वो देख लीजिए यहाँ पर 2.20, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो मैंने बताया है कि एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ एटम इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो पी के केस में हमने ये जो है निकाला है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, पी के लिए ये फार्मूला है ये वाला, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल -1 गुणे 0.35 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल गुणे 0.85 प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले सिग्मा कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है। और जब सिग्मा हम निकाल लेते हैं तो सिग्मा की मदद से हम क्या निकाल लेते हैं? जेड इफेक्टिव निकाल लेते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सोडियम का। सोडियम के लिए मैंने कहा है 3s1 पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है ये बताओ। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? हमने कहा सोडियम के 3s1 में जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। तो हमने कहा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जेड इफेक्टिव जो होता है वो होता है जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही जेड होती है। सिग्मा कैलकुलेट करना होता है, तो सिग्मा यस और पी के लिए जो है वो कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो ये होता है, ठीक है। तो अगर हम सिग्मा इसके लिए कैलकुलेट कर लें, मतलब टोटल रिपल्सन इस पर कितना लग रहा है, इस पर रिपल्सन कितना लग रहा है। न्यूक्लियर चार्ज तो 11 लगेगा, लेकिन इस पर नेट रिपल्सन कितना होगा, नेट स्क्रीनिंग कितनी होगी, ठीक है। तो उसको हम सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो हमने यूज किया और सिग्मा हमने निकाल लिया। नेट रिपल्सन निकाला, कितना आ रहा है? 8.80। तो अट्रैक्शन तो 11 का है, लेकिन रिपल्सन कितना है? 8.80 का। तो ये देखिए अट्रैक्शन 11 का और जो रिपल्सन है वो कितना है? 8.80। तो इस प्रकार से जो टोटल वैल्यू आई 2.20 आई। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली तो यही फील हो रहा है ना। मतलब लगा तो 11 रहा है, लेकिन 11 फील नहीं हो रहा है। लगा तो ये 11 न्यूक्लियर चार्ज रहा है इस पर, लेकिन ये न्यूक्लियर चार्ज जो 11 है इस पर लग नहीं रहा है।
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं S2 1s2 2s2 और 2p2 2p6, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहे हैं। नाभिक तो अट्रैक्ट कर रहा है इधर, लेकिन ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये इसको ऐसे धकेल रहे हैं बाहर की तरफ, स्क्रीन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्रीनिंग वैल्यू है इसको हम सिग्मा कहते हैं, और इसका कैलकुलेशन हमने किया तो कैलकुलेशन करके हमने सिग्मा निकाल लिया, ये आ रहा है। ठीक है, अब जो रिपल्सन आ रहा है, इस रिपल्सन को जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, मतलब जो चार्ज है न्यूक्लियस का जेड, उसमें से हमने घटा दिया, तो नेट अट्रैक्शन मतलब नेट न्यूक्लियर चार्ज हमें मिल गया, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज हमें मिल गया, उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब एक चीज़ आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है, कि आप इस तरह हमेशा लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेल नंबर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। ऐसा कर वो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आप बाउ प्रिंसिपल से, वो अगर लगाते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले 1s2 2s2 2p2 2p6 3s2 और फिर 3s2 3p6 4s2 और फिर 3d। ठीक है, 4s आया फिर 3d आया। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आप 1s लिखें, फिर 2s 2p, ठीक, फिर 3s 3p 3d, ठीक, फिर 4s 4p 4d। इस तरह से आप मतलब पहला सेल ये है और दूसरा सेल ये है और तीसरा सेल देखिए 3s 3p 3d, ये सब तीसरा है, n बराबर 3, ठीक, ये n बराबर 2 है। ठीक है, और ये n बराबर कितना है, 1 है, और ये कितना है, n बराबर 4। सबसे बाहर वाली को n-1 कहते हैं, उसके अंदर वाली को सबसे बाहर वाली को n कहते हैं, सॉरी, सबसे बाहर वाली को n, अंदर वाली को n-1, और अंदर वाली को n-2, और अंदर वाली को n-3। ये तो मैंने जो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो 4 होता है, मतलब उसको n बराबर 4, ये n बराबर 4 है, मतलब चौथी सेल है, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। ठीक है, ये यहाँ पर n बराबर 1, यहाँ पर n बराबर 2, यहाँ पर n बराबर 3, यहाँ पर n बराबर 4। ठीक है, लेकिन सबसे बाहर वाली को nth सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, nth सेल। अंदर वाली को n-1 सेल कहते हैं, और अंदर वाली को n-2 सेल कहते हैं। ठीक है, और अंदर वाली को n-3 सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो मैं n बराबर 1 2 3 लिख रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा सेल है। और एक बात याद रखें ये, ठीक है, ऑर्बिटल की संख्या क्या होती है, अगर n बराबर 1 है तो ऑर्बिटल की संख्या 1 होगी, s। ठीक है, n बराबर 2 है तो ऑर्बिटल की संख्या 2 होगी, s p होगी। ठीक है, अगर n बराबर 3 है तो ऑर्बिटल की संख्या 3 होगी, अगर n बराबर 1 है तो सबसेल की संख्या, मैं गलती से ऑर्बिटल बोल गया था। ठीक है, अगर n बराबर 1 है तो सबसेल की संख्या कितनी है, 1 है। n बराबर 1, सेल बराबर 1, सेल 1 में सबसेल 1 है, सेल 2 n बराबर 2, इसका मतलब सेल 2 में सबसेल कितने हैं, 2 हैं। सेल 3 में सबसेल कितने हैं, 3 हैं, sp_d। और सेल 4 में सबसेल कितने हैं, sp_d और f। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सबसेल इंक्रीजेज। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सबसेल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेल। ठीक है, इस सेल का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 4 है तो इसमें नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे, 4 होंगे, वो कौन होंगे, sp_d_f। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 3 आ गया है तो 3 में आप ध्यान रखेंगे, अगर हमने 3 की बात की तो इसका मतलब आपको 3s 3p और 3d तक जाना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो p के लिए और s के लिए आपको स्क्रीनिंग वैल्यू निकालना आ गया है। ठीक है, अब मैं d के लिए निकालूंगा। ठीक है, d के लिए। ठीक है, ये d के लिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिग्मा फार d सबसेल। ठीक है, सिग्मा फार d सबसेल इलेक्ट्रॉन, d सबसेल में उपस्थित d एंड f। ठीक है, d और f ऑर्बिटल में अगर d और f ऑर्बिटल या सबसेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसके लिए रिपल्सन कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिग्मा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला सिग्मा बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d और f सबसेल। ठीक है,
-1, ठीक है, -1 गुणे 0.35, ठीक है, प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे कितना 1, ठीक है। यहाँ पर और आसान है। पी के केस में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल -1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल -1 गुणे 0.35 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1 सेल गुणे 0.85 प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1। ये फार्मूला था किसके लिए, एस और पी के लिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डी और एफ में है तो उसके लिए सिग्मा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी और एफ सब सेल -1, ठीक है। वहाँ पर सेल था, नंबर सेल देखना था, और यहाँ पर क्या देखना है, सबसेल देखना है कि कौन सा सबसेल है, डी और एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें से एक कम करना है और उसको किससे गुणा कर देना है, 0.35 से, प्लस बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपको सिग्मा मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि 3D5, ठीक है, 3D5 के लिए सिग्मा निकालो, ठीक है, इसके लिए क्या होगा सिग्मा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो अब ऐसा ना कहकर मैं सीधा कह देता हूँ कि Mn, ठीक है, Mn के 25वें इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, जेड इफेक्टिव बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंगनीज के 25वें इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, जेड इफेक्टिव बराबर क्वेश्चन मार्क। 25वें इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालो, तो ये 25वां इलेक्ट्रॉन है कहाँ, ये तो पता करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब Mn का जो एटॉमिक नंबर है वो है 25, कितना है 25। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। सबसे पहले क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s2 3d5, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका। गिन लीजिए, 25 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 5 25, ठीक है। तो ये जो Mn है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कर दिया, ठीक है। तो अब ये 25वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहीं तो है 25वां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, तो 25वां इलेक्ट्रॉन इसमें है 3d5 में। तो 3d5 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 21वां इलेक्ट्रॉन डी में, 22वां इलेक्ट्रॉन डी में, 23वां डी में, 24वां डी में, 25वां डी में। तो अगर आपको 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर 22वें इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर 23वें इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर 24वें इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना होता तो सबके लिए सेम ही फार्मूला यूज करना था, क्योंकि सबके लिए स्क्रीनिंग वैल्यू सेम होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बता दिया है कि किसी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं या किसी सबसेल में, ये जो 3D सबसेल है, ठीक है, किसी भी सबसेल में जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो एक ही होती है, ठीक है। किसी भी सबसेल के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। डी सबसेल के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। अब डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि जब उस सबसेल के लिए स्क्रीनिंग वैल्यू सेम है तो उस सबसेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबके लिए स्क्रीनिंग मतलब सिग्मा की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 25वां इलेक्ट्रॉन कहा है, ठीक है। चाहे आपसे कहा जाता 22वां इलेक्ट्रॉन, 23वां इलेक्ट्रॉन, 24वां इलेक्ट्रॉन, किसी के लिए भी जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना होता तो सबके लिए सिग्मा की वैल्यू सेम होती और सबके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू सेम होती, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे किसी भी सबसेल के लिए, ठीक है। जैसे एस के लिए इस सिग्मा की वैल्यू सेम रहेगी, पी के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम रहेगी, डी के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम रहेगी और एफ के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। इन सब के लिए जैसे आप एफ के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो चाहे वो 1 कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा सेम रहेगा। अब अगर मैं ये कहता हूँ 3D और 4D, इसके लिए सिग्मा और इसके लिए सिग्मा क्या सेम होगा, तो उत्तर है नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा, सेम इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सेम नहीं है, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 कहीं यहाँ होगा और 4 कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ पर सिग्मा जो है वो ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पर
जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, अंदर ज़्यादा होंगे ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कितना है 4, तो 4 से पहले क्या आएगा 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1, तो 3 सेल हैं जो इसको रिपल करेंगे, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को। और अगर 3 होता तो कितनी होती अंदर 1, 2, तो 2 ही रिपल करती। तो देखो 4D पर रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, ठीक है, मतलब 4D के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान ज़्यादा होगा और 3D के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़, लेकिन अब 3D है तो 3D के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबके लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू है वो सेम रहेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो Mn आपने लिख दिया इस प्रकार से, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, और आपको 25वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालना है सिग्मा। तो देखिए मैंने कहा था आपको जो सेल है वो पहले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल 1, सेल 2, फिर सेल 3, ठीक, 2, 1, और फिर ये देखो 4 आ गई और ये फिर 3 आ गई, तब तो ये बहुत गड़बड़ हो गया। आपको 3 को एक साथ रखना है, ठीक है, आपको 3 को एक साथ रखना है, ठीक है। जैसे Mn को मैंने लिखा है, क्या लिखा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, ठीक। तो इसमें देखो आपको 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से लिखना है सेल को। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और ये देखो बीच में 4 आ गया, ठीक है, और ये फिर 3 है, ये क्या है 4 और ये क्या है 3 है। तो देखो उल्टा हो रहा है ना, आपको सबसे पहले 3 लिख लेना है फिर 4 लिखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कर लीजिए, किसके रूल के अनुसार, आपाउ रूल के अनुसार कर लीजिए, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं उसके बाद में आपको ये इस ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो कैसे अरेंज करोगे, सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6। अब 3p के बाद में कौन आता है 3d, और 3d है कितना 5 है, ठीक, और फिर 4s2, ठीक है। तो आपको किसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। तो देखिए ये पहला सेल और ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल और ये बाहर वाला सेल, ठीक है। अब देखो आपको किसके लिए निकालना है, ये देखो 3 है ना, तो सबसे पहले 1 होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस है तो सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो 3d तो यही है ना, और 3d5 मतलब 25वां इलेक्ट्रॉन यही है, ठीक, 25वां इलेक्ट्रॉन यही है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल कौन करेगा, यही तो करेंगे, ये तो रिपल करेगा नहीं, ये जो 4s2 है क्या इसको रिपल करेगा, ये जो 4 है ये तो बाहर है, तो ये बाहर थोड़े रिपल करेगा, जो अंदर वाले हैं वही रिपल करते हैं, ठीक है, बाहर वाला रिपल नहीं करता है। तो 3d यहाँ है तो 3d को रिपल अंदर वाले करेंगे। तो जैसे 3d ये है तो इसको रिपल ये अंदर वाले कर सकते हैं, ये वाला नहीं करेगा। जो 3 है 3 को रिपल कौन करेगा, ये सब रिपल करेंगे, ठीक है, ये रिपल करने नहीं जाएगा, ठीक है, ये भी रिपल कर सकता है, ये रिपल करने नहीं जाएगा तो इसको आप काट देंगे, ठीक है। तो अब आप फार्मूला यूज करें, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन -1, ठीक है। डी ऑर्बिटल के लिए क्या यूज किया था फार्मूला, ठीक है, क्या सिग्मा बराबर आप लिख लीजिए डायरेक्ट, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन -1, ठीक है, -1, ठीक, और गुणे 0.35 प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1, यही तो फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं 5, कितने हैं 5 हैं। देखो डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि ये 25वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, देखो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 18, 2, 20 और 5, 25, ठीक है। तो 25वां इलेक्ट्रॉन तो यही है, तो 25वें इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालना है। तो जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। तो जेड तो 25 है हमें पता है, लेकिन सिग्मा हमें कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर 5 है, और 5 में से 1 कम करो तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। या मैं लिख देता हूँ 5 नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन -1 गुणे 0.35, ठीक है, प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन कितने बचे बताओ, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन लेने हैं, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है। तो देखो 6, 2, 8
8 से 14, 14 2 16 2 18, तो कितना आया 18, और गुणे कितना रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1, तो कर दिया, ठीक है। तो बराबर कितना आया 4 गुणे 0.35 प्लस 18, तो बराबर कितना आएगा, ठीक है। 4 पंचे 20 के 0, 4 नहीं 12 2 14, 2 अंक बाद दशमलव लगाओ 1.4, ठीक है, प्लस 18, तो बराबर कितना आया 18 और 1 19 और 0.40। ये क्या है सिग्मा, किसके लिए 25वें इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। 25वें इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना निकला 19.45। 25वें इलेक्ट्रॉन क्या भाई, डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सब के लिए यही निकल के आता, ठीक है, सिग्मा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू रख देनी, कितना है 19.40, बराबर कितना आएगा 25 में से 19.40 घटाओ तो कितना आएगा, बताओ, बताइए आप लोग, सोचिए कितना आएगा, कितना आएगा 5.6, कितना आएगा 5.60, ठीक है। अब जीरो का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, 5.6। तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो जैसे मैं बना रहा हूँ एम, ठीक है, तो एम में जो ये 25वां इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कहीं 25वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 25वां इलेक्ट्रॉन जो है इसको ये लोग रिपल करेंगे। एम का न्यूक्लियर चार्ज कितना है 25 है, न्यूक्लियर चार्ज 25 है, लेकिन एक्चुअली ये फील कितना करेगा, एक्चुअली फील कितना करेगा, यहाँ पर देख लीजिए 5.60, कितना फील करेगा 5.6, ठीक है, कितना फील करेगा 5.6, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज तो भाई 25 है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डी इलेक्ट्रॉन पर कितना है 5.6, ठीक है, कमाल की बात है। तो रिपल्सन कितना लग रहा है, ठीक है, रिपल्सन जो है सिग्मा कितना लग रहा है, ये अंदर वाले कितना इसको रिपल कर रहे हैं, तो 19.40 रिपल कर रहे हैं, ठीक है, कितना रिपल कर रहे हैं 19.4। अट्रैक्शन का अमाउंट 25 है और रिपल्सन अंदर का जो बल है ये 25 है, बाहर जो प्रतिकर्षण है वो कितना है, तो वो प्रतिकर्षण का जो मान है वो है 19.4, कितना है 19.4। तो अट्रैक्शन बचा कितना, वो बचा 5.6, ठीक है। तो लगने वाला एक्चुअल चार्ज कितना है, वो है 5.6। तो इस प्रकार से डी और एफ के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की गणना की जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है और न्यूक्लियर चार्ज क्या है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख लिया आपने, कितना डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एकदम डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हमने यमन के 25वें इलेक्ट्रॉन पर कितना, जैसे एम का न्यूक्लियर चार्ज जेड बराबर कितना है 25 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 25 है, ठीक है। लेकिन जो इसका 25वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस 25वें इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, 25वें इलेक्ट्रॉन पर क्या ये जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है 25, क्या ये लग पा रहा है, तो नहीं लग पा रहा है। कितना लग पा रहा है एक्चुअल में, कितना लग पा रहा है न्यूक्लियर चार्ज, तो वो एक्चुअल लग पा रहा है 5.60। जैसे आपके पापा की सैलरी 25,000 है, लेकिन आपको कितना मिल रहा है, मात्र 5.6000, ठीक है। तो आपके लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है, जो इफेक्टिवली पैसा अवेलेबल है वो कितना है 5.6 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप समझ सकते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि 4F 4F7, ठीक है, 4F7 के लिए सिग्मा कैलकुलेट करके बताओ। तो बहुत आसान है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 फिर 3d10, ठीक है, कितना हुआ 3d10, फिर 4s2 फिर 4p6, ठीक है, फिर 4d
10, फिर 4f कितना 7, ठीक। तो आपको इसके लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है, 4f 7 के लिए कैलकुलेट करना है सिग्मा। तो सिग्मा बहुत आसान है कैलकुलेट करना, ठीक है। सिग्मा बराबर 4f7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन DRF सबसेल -1, यही तो यूज किया जाता है फार्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन DRF -1, ठीक है, गुणे 0.35 प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1, यही फार्मूला यूज करते हैं। तो 4f7 के लिए निकालना है ना, 4f7 के लिए तो आप यूज करो 4f7 है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन D या F, तो यहाँ पर F है ना, तो F में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, -1 करना है ना, -1, तो -1 और गुणे 0.35 कितना 0.35 प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए यहाँ पर 10, 6, देखो इसके बाद बचे हुए यही सब हैं, तो गिनो 10, 6, 16, 16, 2, 18, 10, 28, 28, 6, 34, 34, 2, 36, 36, 6, 42, 2, 44, 2, 46, कितना है 46, ठीक है, 46 और गुणे 1 रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1, तो बराबर कितना आएगा 6 गुणे 0.35 प्लस, ठीक है, प्लस 46 गुणे 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा 6 पंचे 30 के 0, 6 3 18 और 18 और 3 21, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, लगा दिया, प्लस 46, ठीक है, अब वो 46 हो गया, छोड़ दो, ठीक है। तो बराबर कितना आएगा 46 और 2 48, तो 48 पॉइंट कितना बताइए 10, तो ये सिग्मा निकल के आया, ठीक, ये सिग्मा निकल के आया, ठीक है। तो ये सिग्मा हमने निकाल लिया। अब मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा बताता हूँ। जो एटम था जिसके लिए सिग्मा कैलकुलेट किए हो उसके लिए जेड इफेक्टिव क्या होगा, मतलब 4f7 पर जेड इफेक्टिव क्या होगा, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। तो सिग्मा तो हमें पता चल गया कितना है 48.10 माइनस जेड कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिनो, जितना है उतना ही जेड, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लो, क्योंकि परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसका जेड होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है देखो 2 2 4 6 10 2 12 सॉरी 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 10 28 28 2 30 30 6 36 10 46 46 सॉरी यहाँ हाँ सही है 46 46 और 7 53। तो इसके लिए जेड कितना है 53 है, ठीक है। तो यहाँ पर 53 कर देंगे, ठीक, बराबर कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 48 5 53, तो 4.9 आएगा, कितना आएगा 4.9, ठीक है। ये क्या है जेड इफेक्टिव बराबर 4.9, ठीक है। अब ये जो परमाणु था, ठीक है, ये जो एटम था इसका जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था 53 था, कितना था 46, एक गड़बड़ हो रहा है कुछ, हाँ 46 2 48, ठीक है। जेड देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 46 7 7 6 53, तो यहाँ पर 53 सही है, ठीक है। तो जेड इसका कितना था टोटल 53 था, ठीक है। तो जेड इसका 53 था, मतलब जो ये नाभिक है इसमें कहीं 4f7 यहाँ है, ठीक, 4f7 यहाँ है और जेड कितना है 53 है, कितना है 53 है, ठीक है। जेड इसका 53 है, तो भाई ये 53 से इस 4f7 को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिपल करेंगे, मतलब सिग्मा जो रिपल्सन की वैल्यू है वो क्या है सिग्मा है, वो बाहर की तरफ लगेंगे। तो वो कितना लगेगा सिग्मा 48.10, कितना लगेगा 48.10 बाहर की तरफ और 53 अंदर की तरफ। तो नेट अंदर की तरफ कितना लगेगा, अंदर की तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा 4.9, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज तो 53 है, लेकिन लग कितना रहा है इस पर 4f7 पर टोटल न्यूक्लियर चार्ज लग कितना रहा है 4.9, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है 4.9, ठीक है, जेड इफेक्टिव। तो यहाँ से हमने जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया, ठीक है,
4F7 के लिए हमने जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लिया। तो इस प्रकार से जो है ये जो टॉपिक है ये जेड इफेक्टिव का ख़त्म होता है। तो इस लेक्चर में यहीं तक, इसको आप मन से देखें, ठीक है। और मैंने समझा दिया है, आप अगर मेरे साथ साथ लिखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मैं करने का आपको मौका दूंगा, ये आप कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने समझाया है कि किस प्रकार से कोई नाभिक जो है, जब नाभिक बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ उसको रिपल करते हैं। जितना रिपल्सन होता है उसी को हम सिग्मा कहते हैं, उसी को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे 100 की बल से इसको खींच रहा है, तो मान लीजिए 50 बाहर की तरफ लग गया रिपल्सन, तो उस 50 को हम सिग्मा कहते हैं। 100 जो है इसका टोटल, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। 50 जो है इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को घटा देंगे तो टोटल कितना अट्रैक्शन इस पर लग रहा है वही क्या होगा, जेड इफेक्टिव होगा या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जैसे मैंने समझाया यहाँ पर, ठीक है। 100 यूनिट बाहर अंदर की तरफ लग रहा है और 10 यूनिट बाहर की तरफ लग रहा है रिपल्सन, तो 10 जो है यही सिग्मा है, ठीक है। तो नेट कितना लग पा रहा है, 90, इस पर 90 लग रहा है, तो ये 90 क्या है, 90 है जो, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने समझाया है कि जैसे ये बॉडी है, इस पर इधर की तरफ 16 यूनिट का फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ 5 यूनिट का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स 11 लगेगा और इधर की तरफ लगेगा। तो इसका जो बल है वो तो 16 है, लेकिन इफेक्टिवली कार्य कितना कर रहा है, तो इफेक्टिवली कार्य कर रहा है 11, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव, और जो ये 16 है ये क्या है, टोटल है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने समझाया है। अगर आप इतना क्लियर कर लेते हैं, जेड इफेक्टिव का मैंने बताया है कि जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। तो जैसे जेड किसी का 15 है और जो 2 रिपल्सन की वैल्यू 2 है, तो अट्रैक्शन की वैल्यू में से रिपल्सन की वैल्यू मतलब सिग्मा घटा देंगे तो नेट कितनी वैल्यू लग रही है, ठीक है। इस पर नेट कितनी वैल्यू लग रही है, जैसे 15 चार्ज है, 15 से ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन 2 यूनिट बाहर की तरफ ये जो हैं ये रिपल्सन कर रहे हैं, बाहर की तरफ इसको ढकेल रहे हैं, ठीक है। तो जो रिपल्सन हो रहा है उसको हम सिग्मा कहते हैं, उसी को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ होता है, अट्रैक्शन अंदर की तरफ होता है, तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसमें से घटा दीजिए, तो नेट कितना फोर्स लग रहा है इस पर वो मिल जाएगा, ठीक है। और वही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो वो हमने निकाला है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है। यस पी आर्बिटल के लिए जेड इफेक्टिव के लिए अलग फार्मूला है, और डी और एफ सबसेलिया आर्बिटल के लिए जो जेड इफेक्टिव का जो फार्मूला है वो अलग है, ठीक है। और ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में अधिकतम 6, डी में 10 और एफ में 14 आते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा है, ठीक है। जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, इस तरह से आप फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या ये फार्मूला लिखा है, सिग्मा फॉर एस एंड पी आर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सिग्मा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस सेल -1 गुणे 0.35 और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन -1 सेल गुणे 0.85 फिर रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1, ठीक है। हमने 3p6 के लिए सिग्मा कैलकुलेट किया है, तो 3p6 के लिए हम सबसे पहले ये लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो हमने लिख दिया है, ठीक है। सबसे बाहर वाला उसको हम कहते हैं एन सेल, अंदर वाले को n-1 कहते हैं और अंदर वाले को n-2 कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से सिग्मा हमने इसके लिए कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये देख सकते हैं NH सेल जो है ये क्या है 3s2 3p6, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 और -1 करना है, क्योंकि क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल -1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल कितना है 8 है और -1 करना है, ठीक है। और गुणे 0.35, तो मैंने कर दिया 0.35 प्लस क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल, तो ये NH सेल है तो अंदर वाला n-1 सेल है, ठीक है। तो ये NH सेल है, ठीक है, n-1 सेल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-1 सेल
गुणे 0.85 करना है, तो हमने 0.85 कर दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 तो 8, तो हमने 8 कर दिया, गुणे 0.85 तो 0.85 प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन गुणे 1, तो प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में बचा कितना 2 और गुणे 1, तो इसको जब हमने हल किया तो सिग्मा की वैल्यू जो है वो कितनी मिली, 11.25। ठीक है, तो इस तरह से नेट रिपल्सन की वैल्यू जो मिली है वो कितनी मिली है, 11.25। ठीक है, तो सिग्मा हमें कैलकुलेट करना आ गया। ठीक है, अब इसमें हमने कहा कि सोडियम जो 11 है 3s1, और सोडियम में 3s1 के लिए सिग्मा कैलकुलेट करो, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करो, जेड कैलकुलेट करो। तो देखो जेड तो है वो 11 रहेगा, ठीक है, लेकिन जेड इफेक्टिव जो है वो अलग होगा। क्या ये जेड टोटल है ये इसको मिलेगा 11? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो जेड है वो अलग होगा। ठीक है, वो कितना होगा, जितना होगा उसको हम कहेंगे जेड इफेक्टिव। ये जो 11 है ये 11 नहीं मिलेगा, 11 में से कितना मिल रहा है वही क्या होगा, जेड इफेक्टिव। जैसे हमने कैलकुलेट किया है तो कितना मिल रहा है, ये देखिए कैलकुलेट किया है तो कितना मिल रहा है 2.20। ठीक है तो कितना जेड कितना है 11, लेकिन 11 में से मिल कितना रहा है अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन मिल रहा है 2.20। तो इसके लिए जो जेड है वो क्या है, इसके लिए जो जेड इफेक्टिव है वो कितना है 2.20। जेड इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज में से, टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से कितना मिल रहा है वही क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए एक्चुअली एक्सपीरियंस किया गया न्यूक्लियर चार्ज कितना है 2.20। ठीक है, वही चीज़ जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। तो जेड जो है इसमें से हमने सिग्मा को कैलकुलेट करके घटा दिया। ये 3s1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कुल मिला के हमने इस प्रकार से लिखा। ठीक है, 3s1 पर निकालना है तो 11 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होगा, 3s1 यहाँ है तो यहाँ पर आपको सिग्मा निकालना है और जेड इफेक्टिव निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, वही फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ओके, तो अब लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।